नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कैंसर की बहुत सारी खबरें आपके आसपास आती होंगी। अचानक हमारे बीच से एक आदमी हमें छोड़कर चला जाता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग, खाते पीते लोग, दिल्ली मुंबई जैसे महानगरों में रहने वाले लोग भी कैंसर के इलाज का खर्चा नहीं झेल पाते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि ये बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है क्राउड फंडिंग वाले, उस पे लोग कैंसर के इलाज के लिए जनता से चंदा इकट्ठे करते हुए दिखाई देते हैं। वो अच्छे खाते कमाते लोग ये सब काम कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा करने को मजबूर हैं, जो अपने आसपास की परिस्थितियों में बहुत संपन्न हैं और बहुत सारे लोगों की मदद करने की हालत में भी हैं। कैंसर की समस्या भारत की एक बड़ी समस्या क्यों बनती जा रही है? लगातार भारत में कैंसर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? और कैंसर के पीछे वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी लॉबी हैं, वो कौन से लोग हैं जो इस कैंसर को लगातार एक लूट का जरिया बनाए हुए हैं और मैं और आप जैसे लोग उनके हाथों लुटने को अभिशप्त हैं। आज एक शोक सभा में गया था और वहां पर जाकर जो मैंने सुना देखा, उसके बाद मुझे लगा कि कैंसर की चीरफाड़ करके इसका इलाज तो हमको करना ही पड़ेगा। आज के वीडियो में कैंसर की दुनिया का नंगा सच, इसकी मुनाफाखोरी, किस तरह से आम आदमी इसका शिकार हो रहा है, किस किस तरह से पूरी दुनिया में सरकारें फार्मा कंपनियों के हाथों में खेल रही हैं और क्या है इसका समाधान, इस पर चर्चा करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक विनती है, वीडियो चूंकि बहुत इन डेप्थ है, हो सकता है कुछ लोगों को लंबा लगे। चूंकि जानकारी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा मैं आपके साथ में किस्सा गोई के अंदाज में लच्छेदार बातें ना कर पाऊँ। तो जिसको धैर्य हो वो इसको ज़रूर सुनिएगा, जिसको नहीं है वो फॉरवर्ड करके सुन लीजिएगा, और जो फॉरवर्ड करके भी नहीं झेल पाए वो आज के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अभी आता हूँ। दरअसल आज अचानक मुझे नोएडा में किसी के घर किसी का एक श्रद्धांजलि समारोह था, उसमें शामिल होने जाना पड़ा। एक बुजुर्ग आर्मी में बहुत सीनियर पोजीशन पे व्यक्ति रहे हैं, मेरे पड़ोसी थे। हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने जो झाड़ू बनाया, सड़कें साफ कराई, कितने बड़े बड़े काम समाज सेवा के वो किया करते थे, लोगों को संगठित किया करते थे। कभी गौ संवर्धन पे बहुत काम करते रहे। पूरी ज़िंदगी आर्मी से रिटायर होने के बाद भी उस आदमी ने सिर्फ समाज की भलाई का काम किया। और वो इतना जुझारू आदमी आज आंखों में आंसू लिए था। एक बार भी वो अपनी पूरी बात नहीं कर पाता था। उसकी आंखों में आंसू आंसू और आंसू। कैंसर से लड़ाई में वो अपनी बेटी को हार चुका था। उनकी पत्नी का हाल भी मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जो हमेशा जोश में रहने वाले लोग थे, जो लोगों को प्रेरित करने वाले लोग थे, वो विवल थे। इस शोक सभा में जो लोग शामिल हुए थे उनकी अलग अलग विचार थे, और उसमें एक पंडित जी बार बार ज्ञान दे रहे थे कि ये पिछले जन्मों का फल है, ये प्रारब्ध है जो हमको झेलना ही पड़ता है, जो इस कर्म में करेंगे वो अगले जन्म में झेलना पड़ता है, वगैरह वगैरह। और वो लगातार ही समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। बेचारे इमोशनली हर्ट, परेशान पंडित जो हमारे मित्र थे, मैं उनकी पहचान जाहिर नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, तो उनको क्लेश होगा मन को। वो कह रहे थे कुछ रहा होगा पिछले जन्म का जो आज हमको देखना पड़ रहा है। इसी बीच में और भी बहुत सारे वक्ता आए। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई एक बेटी का एक बाप के साथ जाना कितना दुखदाई होता है, वगैरह वगैरह। मतलब कष्ट बढ़ाने वाली बहुत सारी बातें सब लोग कर रहे थे।
लेकिन बातों के बीच में एक विचार आया। विचार ये था कि क्या हम सब लोग जब इस तरह से कैंसर की लड़ाई लड़ते हैं और लोगों के पास पैसे की कमी होती है, तो उनकी मदद के लिए क्या कोई संस्था बना सकते हैं, क्या कोई प्रकल्प बना सकते हैं, क्या हम लोग कुछ पैसे इकट्ठे करके उनकी मदद कर सकते हैं। इस विचार ने मुझे ये वीडियो बनाने को मजबूर किया। हम इतने ज़्यादा लाचार हैं कि हम जो पूरी व्यवस्था हमको लूट रही है, समझ लीजिए कि गब्बर सिंह का उदाहरण थोड़ा क्रूर कम लगता है। वो हमसे वसूली कर रहा है और हम लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से आपस में चंदा करके एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं, अपर मिडिल क्लास लोग हैं, बड़े बड़े फ्लैट में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, वो भी कैंसर के इलाज के लिए चंदा करने को मजबूर हैं। तो निश्चित तौर पे एक समझदार आदमी के मन में ये विचार आएगा कि भाई ऐसी मजबूरी क्यों होनी चाहिए। क्या कैंसर का इलाज अफोर्डेबल नहीं हो सकता? क्या कैंसर का इलाज हर आदमी की हद में नहीं हो सकता? ये बात कहने का मन कई बार उस सभा में मेरा हुआ। सोचा माइक संभालूं और कुछ कहूं, पर मुझे लगा ये बात पूरे देश से करने की है, उस छोटी सी सभा में करने की नहीं है। आज मैं आपके सामने कुछ आंकड़े लेकर आया हूं, कुछ बातें करने आया हूं। पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू ने कुछ घरेलू इलाज बताया, कहा कि भाई हम घर पे हमने ये किया तो उससे हमको कैंसर में फ़ायदा मिला। 4th स्टेज में उनकी पत्नी का नाम भी नवजोत है, कैंसर में चली गई थी। उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें की। उनकी पत्नी ने खुद कहा कि आजकल मिलावट बहुत है वगैरह वगैरह। उसके बाद से बहुत सारे लोग उनके ऊपर पिल पड़े हैं। कुछ लोगों ने मुकदमा करने की धमकी दी है और उनसे कह रहे हैं कि तुमने भ्रम फैलाया है। वो एक व्यक्ति का निजी अनुभव है, गलत या सही हो सकता है, लेकिन वो अनुभव जो हमारे सामने आ रहा है, क्या हम उस अनुभव को विज्ञान की कसौटी पर परख नहीं सकते हैं? इस देश में ICMR जैसी संस्थाएं सिर्फ कोविड का टीका फैलाने के लिए पैदा हुई हैं क्या उन तरीकों को अपनाकर कुछ कैंसर अस्पतालों में जो लोग इलाज करा रहे हैं, 50 लोगों का सैंपल लेके उसे लागू करके चेक नहीं किया जा सकता? हम बगैर जाने उसे महान मान लेते हैं, ये भी गलत है, लेकिन बगैर जाने हम उसको नाकाम मान लें, ये उससे भी ज़्यादा गलत है। वो कोई नीम हकीमी नहीं कर रहा है, वो दवा पुड़िया नहीं बेच रहा है, वो अपना अनुभव बता रहा है। उसने अपनी पत्नी का ऑपरेशन भी कराया है। ऐसा नहीं है कि वो मॉडर्न मेडिकल साइंस के खिलाफ हो, लेकिन अब आप समझें कि ये जो बात वो कह रहे हैं उस बात में कितना दम है। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था मिलावट को लेकर। भारत में हल्दी में किस प्रकार की मिलावट पाई जाती है। वो पीला वाला जिससे रोड पे लाइनें बनाई जाती हैं, वो कलर हल्दी में मिला दिया जाता है ताकि हल्दी रंग अच्छा दे और आप उसको अच्छे दाम पे खरीदें। उसके साथ एक चीज़ और भी आई थी, और वो ये आई थी कि दुनिया भर में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड बने हुए हैं, मेरे देश में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में हेल्थ स्टार ट्रेड और रेटिंग सिस्टम है। जैसे आपके AC का 5 स्टार होता है, वैसे वहाँ पर हेल्थ स्टार होता है। वहाँ जो प्रोडक्ट हैं उनकी 5 अधिकतम रेटिंग होती है। जो 3.5 से ऊपर रेटिंग वाला होता है उसी को बाजार में बिकने दिया जाता है, उससे नीचे वाले को बिकने नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में जो दवाएं हैं, जो दवाएं नहीं हैं, प्रोडक्ट हैं, किन किन कंपनियों के हैं आप जान के हैरान रह जाएंगे। उसमें हिंदुस्तान लीवर भी है, उसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। वही कंपनियां जब भारत में वो प्रोडक्ट बेच रही हैं तो जो 3.5 होना चाहिए कम से कम, तो 1.8 स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट भारत के बाजार में बेच रही हैं। और अगर आप इस पे जाएं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि भारत में वो जहरीली चीज़ें जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी नहीं हैं, जिनको आप बड़े यूरोपियन देशों में बेच भी नहीं सकते हैं, वो भारत के लोगों को खिलाए जा रहे हैं। कुछ समय के लिए सरकार को माफ़ कर देते हैं,
सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब मैं सरकार की बात करूंगा तो बहुत सारे लोगों की भुजाएं फड़कने लगेंगी। उनको लगेगा कि एक नेता श्रेष्ठ ही हमारे जो हैं उनके बारे में कह दिया। लेकिन क्या इस देश का सिस्टम भाग खा के बैठा है? उसको नहीं पता है कि वही चीज अगर किसी दूसरे देश में 3.5 से कम स्टार आने पर बेची नहीं जा सकती, वो इस देश में वही कंपनी 1.8 स्टार पर बेच रही है। खाद्य प्रसंस्करण, ये वो दुनिया भर के ड्रामे हैं। करोड़ों रुपए की, सैकड़ों करोड़ रुपए की सैलरी बांट देते हैं हम इन लोगों को। लेकिन ये क्या करते हैं इस वीडियो में हम आगे समझेंगे, लेकिन मैं सरकार से थोड़ा वीडियो को दूर रखना चाहता हूं। कैंसर का इलाज, अगर मान लीजिए मैं आज एक इलाज निकाल दूं कि ये गोली, इससे कैंसर ठीक हो जाएगा, 100 लोगों को मैं दवा दूं और 100 के 100 ठीक हो जाए, या मान लीजिए कि ये जो सिद्धू ने अभी पिछले दिनों एक उपाय बताया है, ये उपाय रिसर्च किया जाए और सही निकल जाए, तो दुनिया में क्या होगा? क्या दुनिया में आसानी से इसको स्वीकार कर लिया जाएगा? इस प्रश्न के उत्तर को समझने के लिए पहले आपको इन आंकड़ों को समझना पड़ेगा। 117 अरब डॉलर का दुनिया में कैंसर का कारोबार है, और जो 500 अरब डॉलर तक चला जाएगा 2030 तक। यानी जो ये कारोबार है हर साल 10% की रफ्तार से बढ़ रहा है। कौन सा कारोबार? कैंसर का कारोबार। कैंसर की खाली दवाइयां जो हैं वो 150 अरब डॉलर की 2023 में बेची गई हैं, और इसमें बहुत सारी अलग अलग थेरेपी शामिल हैं। डिटेल में जाऊंगा तो फिर आप कहेंगे और वीडियो वोजिल हो गया। इसके साथ साथ जो कैंसर का डायग्नोस्टिक है उसमें 20 से 25 अरब डॉलर का खर्चा आ रहा है। यानी ये दुनिया कैंसर से कमा रही है। अगर कैंसर खत्म हो जाएगा तो ये कमाई खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ लिक्विड बायोप्सी, एमआरआई, सीटी स्कैन, पता नहीं क्या क्या आ गया है। हर बार आप देखेंगे नई नई चीज आ रही हैं, खोज के वही देती हैं। सर्जरी और रेडियोथेरेपी भी 50 से 60 अरब डॉलर का कारोबार है। अब आप सोचिए, जो दवा है वो 150 अरब डॉलर, और जो डॉक्टर साहब खड़े होकर सर्जरी कर रहे हैं, रेडियोथेरेपी कर रहे हैं, उनका टोटल जो कमाई है वो सिर्फ 50 अरब डॉलर है। इससे आप लगाइए कि दुनिया में दवा वाले ज़्यादा कमा रहे हैं और इलाज करने वाला जो सर्जन है वो कम कमा रहा है, रेडियोथेरेपी करने वाला कम कमा रहा है। अब आप आइए कि इसके रिसर्च पे कितना खर्च होता है। आप कहेंगे भाई इतनी बड़ी बड़ी महंगी दवा बेच रहे हैं तो भैया बहुत रिसर्च में भी तो खर्चा होता होगा, वैसे थोड़ी घर से वो पैसा लेके आ जाएंगे। तो 10 से 15 अरब डॉलर खर्च होते हैं रिसर्च में, जिससे ये लोग 150 अरब डॉलर बना रहे हैं। 15 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर बना रहे हैं। और ये रिसर्च का पैसा कहाँ से आता है? तो ये जो रिसर्च का पैसा है ये कंपनियां खुद खर्च नहीं करती हैं। WHO के आंकड़े हैं कि जो दुनिया भर में स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो अलग अलग चैरिटी और ट्रस्ट वाले लोग हैं, वो अपना पैसा देते हैं कि भैया कैंसर का रिसर्च हो तो मानवता का भला हो, लेकिन उस रिसर्च के पैसे से ये कंपनियां मोटी कमाई करती हैं। अगर आप सपोर्टिव केयर देखें तो 5 से 10 अरब डॉलर का उसका भी खर्चा है। अगर आप हमारी हकीकत देखें तो हमारा अपर मिडिल क्लास भी उस खर्चे को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। किसी का 30 लाख का खर्चा, किसी का 40 लाख का खर्चा, कहाँ से लाए? अगर आप थोड़ा सा देखें कि ये जो कैंसर की पूरी दुनिया में कमाई है, अभी मैं आंकड़ों से आपकी ज़िंदगी की हकीकत पे भी आने वाला हूं, लेकिन इस आंकड़ों से आप समझेंगे कि ये कितनी बड़ी लूट है जिसको रोकने के लिए सरकार के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करना है सरकार को करना है। क्या कर सकती है ये मैं आगे बताऊंगा। जितना खर्चा अभी कमाई कैंसर से कर रही हैं ये कंपनियां, वो कतर जैसे अमीर देश की पूरी जीडीपी जो है 216 अरब डॉलर उसके बराबर है। हंगरी की 181 अरब डॉलर की जीडीपी के बराबर है। कुवैत की 147
अरब डॉलर की जीडीपी के बराबर है, स्लोवाकिया की जीडीपी के बराबर है, अंगोला की जीडीपी के बराबर है, पोर्टोरिका की जीडीपी के बराबर है, अजरबैजान की जीडीपी के बराबर है। ये बराबर मैं कह रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर देशों की जीडीपी से ये कहीं ज़्यादा है, क्योंकि ये 177 बिलियन डॉलर है और अजरबैजान की तो कुल 77 बिलियन डॉलर है, पोर्टोरिको की तो 105 बिलियन डॉलर है, अंगोला की तो 119 बिलियन डॉलर है, स्लोवाकिया की 128 बिलियन डॉलर है, कुवैत की 147 बिलियन डॉलर है। यानी इन सब देशों की टोटल जीडीपी, यानी जितना माल पूरा देश मिलकर बनाता है, पेट्रोल बेचने वाले देश हैं ये, उससे ज्यादा कैंसर से कमाई हो रही है। यानी जो देश तेल बेच के कमा रहे हैं उससे भी ज्यादा कैंसर की दवा बेच के लोग कमा रहे हैं। अब इनकी पावर को आप समझेंगे। और ये कारोबार 500 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2030 तक। तो अब कौन कौन से देश इसके लपेटे में आने वाले हैं? नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और साउथ अफ्रीका। यानी उनकी जीडीपी से भी ज़्यादा कमाई कैंसर से हो जाएगी। भारत की जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है और भारत की जीडीपी का ये 4.7% है। लेकिन ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जो भारत की टोटल जीडीपी, पूरा देश जो उत्पादन करता है, एक एक फैक्ट्री, एक एक खेत, जो जितना पैसा उगा रहा है उसका 4% तो कैंसर पे खर्च हो रहा है इस देश में। 4.7%, 5 मान के चलो। तो अब भारत के कारोबार पे हम आते हैं। अगर आपने वैश्विक कारोबार से आपने ये समझा, इसलिए समझना जरूरी था कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो इतनी ताकतवर क्यों हैं, और वो ताकतवर जो ताकतें हैं वो जब लूटने पे आ रही हैं तो कैसे वो सरकारों को मैनेज करती हैं। भारत में 14,000 से 16,000 करोड़ रुपए का आकार है कैंसर के कारोबार का, जो कि CAGR के आंकड़ों के मुताबिक 15% की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी जो 16,000 करोड़ रुपए का कैंसर की कमाई है वो 15% बढ़ रही है। और अगर आप इसको देखें तो इसके पीछे कैंसर के कारण क्या क्या हैं, उस पर अगर आप जाएंगे भारत में बढ़ने के, तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक कारण है अर्ली डायग्नोस्टिक ना हो पाना। देश में कैंसर का होना भी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं। भारत में शहरों में 50% लोगों का ही पता लग पाता है और गांव में 30% लोगों का है। बाकी लोगों को कैंसर हो गया है ये पता ही तब लगता है जब उनके हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो अगेन, अगर समय रहते कैंसर का पता लग जाएगा तो ये दुनिया भर की जो कैंसर लॉबी है ये बुरा नहीं मान जाएगी, क्योंकि इसके अरबों डॉलर के जो कारोबार हैं वो प्रभावित होंगे। इसीलिए भारत में जहां कोने कोने में, गांव-गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सब कुछ है, लेकिन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कोई सीरियस प्रयास ही नहीं किया। हमारे कैंसर मिशन और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने ध्यान दिया। भारत ने 2023 में 10,000 करोड़ रुपए की कैंसर की दवाइयाँ, 3 से 4,000 करोड़ रुपए का डायग्नोस्टिक, रेडिएशन वगैरह 5 से 15,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है 23 में। 2030 तक हम डबल हो जाएंगे, 40,000 करोड़ हमारा उस पर खर्चा हो जाएगा, और इसमें आयुष्मान भारत योजना वगैरह वगैरह का काफ़ी योगदान है। अब ये आयुष्मान भारत योजना भी, वो जो कैंसर लॉबी है दुनिया की, मैं बताऊंगा वो किस तरह से काम करती है, या फार्मर लॉबी है, उसके लिए बनाई गई है। भारत में स्वास्थ्य बीमा पे इतना जोर दिया जा रहा है उसी लॉबी के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि मैं और आप जो हैं, हमारी तो सेविंग्स हम 20-30 लाख रुपया जो भी है हमारा कैंसर में खपा देते हैं, लेकिन हमारे में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास इतना पैसा होता ही नहीं है। अब वो फोर्टिस वाला है, अपोलो वाला है, ये जो और भी अस्पताल हैं, मेदांता है, ये लोग चाहते, मैक्स है, ये लोग चाहते हैं कि यार कैंसर का मरीज हमारे पास आया, इसकी जेब में पैसे तो 5 लाख ही निकले हैं। अब इसकी जेब में 5 लाख निकले हैं तो इससे मैं 25 लाख कैसे लूट लूं यार, तो इसका बीमा करवा दो। और इसीलिए भारत में जो इलाज मुफ्त होता था, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में होता था,
उस इलाज का खर्चा काट के सरकार कह रही है बीमा कर दो। बीमा कर दोगे तो इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल नहीं जाएगा आदमी, फोर्टिस मैक्स वगैरह वगैरह जाएगा, और जब उनके पास जाएगा तो उनको मोटी कमाई होगी, हॉस्पिटल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, बीमा वाला अलग कमा रहा है। तो आप समझिए कि सरकारों की नीतियां भी इसी से प्रभावित होती हैं। इन सारी चीजों के बीच में हमारे देश में कैंसर के बहुत सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर साल करीब 14 लाख नए मरीज कैंसर के आ रहे हैं, इसमें से 8 लाख मर जाते हैं। अब तक कुल जो जीवित बचे हैं 25 लाख लोग ही बचे हैं। हर साल 14 लाख आते हैं, लेकिन शुरू से अभी तक जो जिंदा बचे हुए लोग हैं, सर्वाइवर्स हैं, वो केवल 25 लाख हैं। 2030 तक जो अनुमान है उसमें 18 से 20 लाख नए कैंसर के मामले आ जाएंगे, जो 30 से 40% ज़्यादा होंगे 2023 की तुलना में। इसके साथ आप समझिए 5-7 साल में ही 30% बढ़ जाए, 40% बढ़ जाएंगे। हर साल 12 लाख मौतें हो सकती हैं और कुल मरीजों की संख्या 30 से 40 लाख पहुंच सकती है। ये जो आबादी और संख्या आप सुन रहे हैं, ये हमारे और आपके लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन वहाँ अमेरिका में किसी एक कॉरपोरेट हाउस में बैठे हुए आदमी के लिए ये अच्छी खबर है। और जिसके लिए वो अच्छी खबर है वही वो यहाँ पर 1.2 स्टार रेटिंग वाले खाने के पदार्थों को बिकवा रहा है, वही वहाँ से तय कर रहा है कि इंश्योरेंस करा दो, वही वहाँ से तय कर रहा है कि गांव-गांव में डायग्नोस्टिक ना हो सके, वही वहाँ से चाह रहा है कि सरकार की नीतियाँ ऐसी हों कि हमको खाल उतारने में आसानी हो, धारदार हथियार सरकार हमारे हाथ में दे दे। अगर आप इससे आगे जाकर देखें तो 30 में और संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि भारत में उम्र दराज आबादी भी ज़्यादा है और शहरों में इसकी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हमको और आपको ये समझाया जाता है कि कैंसर जो है वो तंबाकू से होता है। आज मैं गया, उस बच्ची ने कभी तंबाकू सिगरेट सवाल ही नहीं उठता। अनगिनत हम ऐसे मामले देख रहे हैं, लेकिन है इसके साथ साथ स्क्रीनिंग जो है उसका सर्वथा अभाव है। सर्वाइकल कैंसर है, वो एक खास तरह के बैक्टीरिया से होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। अगर वो वायरस आपके शरीर में पाया गया है, आप स्कैनिंग करा लो, फिर आप क्या करोगे? उस वायरस को मार सकते हो, वो आपके अंदर ही रहेगा। बस आप स्क्रीनिंग करा के उनको पैसे दे दो और आप फिर अलर्ट रहो कि भविष्य में उसका एक टीका लगाते हैं। लेकिन HPV का टीका लगाने की जो कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव नहीं है उस तरह से, क्योंकि वो अगर इतना हो गया है तो काम नहीं करेगा, ये हो गया है तो काम नहीं करेगा, उस एज में ही काम करेगा, बड़ी एज में काम नहीं करेगा। इसकी बहुत सारे इस तरह के पहलू हैं, मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ। इसके साथ साथ ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ये तमाम सारी नीतियाँ हैं और इनके ज़रिए भारत में कैंसर फैल रहा है। उम्मीद करता हूँ मैं आपको पर्याप्त बोर कर चुका हूँ। अब हम आते हैं इसके मूल कारणों पे कि कैंसर से कमाई को कैसे रोका जा सकता है और सरकार इसमें क्या कर सकती है। यानी सीधे शब्दों में जो लोग आज उस शोक सभा में इस बात को लेकर अफसोस मना रहे थे कि भाई अगर हम फंस जाएं तो कल के दिन कुछ ऐसी व्यवस्था हो, कोई फंड हो, हम एक दूसरे की मदद कर सकें, क्या हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकते हैं। तो वो जो चिंताएं थीं, यानी आप एक शैतान राक्षस आने वाला है, वो एक कहानी है ना कि शेर जो है वो कहता था कि हर हफ्ते मेरे को एक जानवर खाने को चाहिए, तो बेचारे जंगल के जानवर इकट्ठे होके जो है उसको एक खरगोश या कोई जानवर पहुंचा देते। तो उस पर एक इंटेलिजेंट खरगोश था, उसने शेर को कुएं में गिरा दिया था, कहानी आपने पढ़ी होगी। लेकिन वो इंटेलिजेंट खरगोश वाला पार्ट छोड़ दीजिए। लेकिन इसी तरह से ये पूरी लॉबी हमको खा रही है और हम लोग ये इंतजार में लगे हैं कि इसको रोकने के बजाय इस राक्षस को हम लोग आपस में इंतजाम करके एक आदमी और मरने के लिए उनके पास कैसे भेज दें। जो मुनाफा है कैंसर का, जो दवाएं हैं कैंसर की, उसमें 70% से ज़्यादा प्रॉफिट है, बावजूद इसके कि खर्चे को कूट के पीट के, इसका खर्चा उसका खर्चा, डॉक्टर को विदेशी ट्रिप शुरू करने से लेकर बड़ी बड़ी लॉबिंग का खर्चा,
बड़े बड़े सरकारों को खरीदने का खर्चा, सरकारों के बीच में दुनिया भर की कारोबार करने का खर्चा, और इसके साथ साथ मैं भी इस पे और डिटेल में आपके पास आता हूँ, दुनिया में जो देश रिसर्च कर रहे हैं उनको रोकने का खर्चा। 80% तक मुनाफा है, खास तौर पे जो टारगेटेड थेरेपी होती है और इम्यूनोथेरेपी होती है, इन दो चीज़ें जो एडवांस मानी जाती हैं इनके इलाज में। मर्स्क जो कंपनी है केट्रूडा की, केट्रूडा एक दवा है मर्स्क कंपनी की, इसने 24 अरब डॉलर की कमाई की है अकेले 2023 में। 24 अरब डॉलर। ऑब्डिवो ब्रिस्टल मायर्स कंपनी की दवा है, इसने 10 अरब डॉलर की बिक्री की है 2023 में। हरसेप्टिन रोशी की दवा है जो कैंसर की दवा में, इसमें 60% से अधिक मुनाफा है और ये बिक्री में टॉप पे रही है। कुल मुनाफा 70 से 80 बिलियन डॉलर रहा है, 70 से 80 अरब डॉलर। अब आप सोचिए कि कैंसर की दवा से हम और आप कैसे लुटते हैं। जो कैंसर की दवा है उसका जो खर्चा है 1 लाख से 2 लाख डॉलर सालाना है। 1 लाख डॉलर मतलब हो गया 84 लाख रुपए। 2 लाख डॉलर मतलब 1 करोड़ 68 लाख रुपए सालाना खर्चा है कैंसर की नई दवाओं का। अब यह खर्चा आपसे और हमसे कैसे वसूलती हैं ये कंपनियां, इसको समझना पड़ेगा और किस तरह से सरकार इन्हें रोक सकती है। आपने एक नई दवा पेटेंट की, ये फैक्ट है कि ज़्यादातर जो दवाएं हैं उनका जो रिसर्च हो रहा है, R&D हो रहा है, उसका पैसा स्वयंसेवी संस्थान, NGOs और दूसरे लोग दे रहे हैं। उसके बावजूद ये कंपनियां क्या करती हैं, पेटेंट की बदमाशी करती हैं। क्या? जैसे मैंने एक कैंसर की दवा बनाई, मुझे हक है कि मैं 20 साल तक, कानून के हिसाब से जो अमेरिका ने बनवाया कानून, जबरदस्ती 20 साल तक उससे जितना मुनाफा कमाना है कमाऊं। कोई दूसरी दवा कंपनी अगर उस दवा को बनाना चाहती है तो वो मुझे रॉयल्टी दे। 20 साल तक मेरे पास पेटेंट है और तुर्रा ये है कि भाई मैंने R&D पे खर्च किया है। अब अगर आप ऐसा नहीं करने दोगे तो फिर हम हतोत्साहित होंगे। बिल गेट्स, मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशन देख रहे होंगे इस आदमी को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर दुनिया के 100 देशों ने ये अपील की थी कि इसको पेटेंट मुक्त कर दिया जाए ताकि ये सब लोगों तक पहुंच सके। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ये पहल की थी जिसमें 100 देश शामिल हुए। बाइडेन ने भी कहा कि ये प्रस्ताव अच्छा है लेकिन WTO में आगे नहीं बढ़ा क्योंकि बिल गेट की लॉबी बहुत बड़ी है। मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि बिल गेट्स का फार्मा सेक्टर में कहां कितना पैसा इन्वेस्टेड है। इसीलिए वो आता है यहाँ मोदी जी के साथ फोटो खिंचा के जाता है, इसीलिए वो आता है यहाँ पे तरह तरह से नेताओं से मिलता है ताकि नीतियों को प्रभावित कर सके। कोविड के टीके को लेकर मोदी जी के प्रस्ताव के पीछे भी एक स्वार्थ था। वो स्वार्थ ये था कि जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है वो रॉयल्टी चाहती थी कि बच जाए तो अच्छा है। अलग कहानी है, वो कहानी आप जानते हैं जिन्होंने कोविड के टाइम में मुझे देखा है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पेटेंट कानूनों का फायदा उठा के एक्सक्लूसिव राइट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने माचिस की तीली का आविष्कार किया है तो 20 साल तक मैं इसको जितने दाम में बेचना है बेचूं। 20 साल बाद भी ये लोग, स्वार्थी लोग, रक्त पिपासु, हमारे आपके आसपास के लोगों की मौत जो है उससे मुनाफा कमाने वाले पेटेंट छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो लीगल में चले जाते हैं। यहाँ कई दवाओं का आविष्कार हो चुका है, उनको भी उन्होंने दबा दिया, ये आगे बताऊंगा मैं आपको। तो वो लीगल इसमें चले जाते हैं और इसके साथ जो दवा 20 साल बाद जेनेरिक बन जानी चाहिए, यानी 20 साल पेटेंट खत्म मतलब वो जेनेरिक हो गई है, कोई भी उस दवा को बना और बेच सकता है, उसको ये 30 साल कर लेते हैं और भी तरीके अपना लेते हैं, सरकारों को सेट कर लेते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं। भारत जेनेरिक दवाओं का मास्टर है। अगर दुनिया में पेटेंट की अवधि को 20 साल से 10 साल कर दिया, 10 साल बहुत होता है कमाने के लिए भाई। बिल गेट कहता था कि लोग आविष्कार नहीं करेंगे, टीका नहीं निकालेंगे, 10 साल बहुत होता है, 10 बार निकालेंगे वो। तो सोचिए कितनी दवाएं जेनरिक में आ जाएंगी, भारत जैसे देश में वो सस्ते में बिकेंगी।
आज भी जो जेनरिक दवाएं हमारे यहाँ पे जो भारत सरकार का भी एक जेनरिक का जो है, इसके अलावा बहुत दवा इंडिया है, जी लैब है, बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा का जेनरिक्स है। ये कंपनियां 100 रुपए की दवा 10 रुपए में 5 रुपए में बेच रही हैं। 80, 90, 95% का मार्जिन है। किस बात का? पेटेंट का। तो क्या कैंसर की दवाएं जेनरिक्स में नहीं आ सकती? आ सकती हैं, लेकिन जेनरिक्स में आने से रोकने के लिए लोग बहुत लॉबिंग करते हैं और तमाम सारी लूट ये लोग मचा के रखते हैं। सरकारों के साथ में इनकी सेटिंग होती है और दुनिया भर की जो ट्रीटी हैं अमेरिका की पावर के साथ में, WTO की, इसकी उसकी, भारत में दवाओं की लूट को रोकने के लिए ही देश में लोग लाल झंडा लेके सड़क पर उतरे थे जब मनमोहन सिंह की सरकार डंकेल प्रस्ताव दस्तखत कर रही थी, याद कीजिएगा। किसी का नहीं सुना इन्होंने। आज हम उस लूट पे कहानी बना रहे हैं। कैंसर ताकत का, एक दवाओं का जो मुनाफा है वो अंधाधुंध और बढ़े जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो गरीब मरीज है, मध्यम वर्गीय मरीज है, उसकी पहुंच से बाहर इलाज लगातार बना हुआ है और इसको स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने ग्लोबल हेल्थ इन एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा बताया है। उसका कहना है कि आम आदमी की जो पहुंच है उससे दवाएं बाहर जा रही हैं इस लूट के कारोबार के कारण। पेटेंट और मोनोपोली के कारण लोगों की स्थिति बहुत खराब है। अब आप आगे की कहानी समझें और ये समझते हैं कि भारत में इस तरह की लूट रोकने के लिए सरकार काम क्यों नहीं करती होगी। एक होता है प्राइस रेगुलेशन। पिछले दिनों भारत में जो कैंसर का स्टंट डलता है उसके प्राइस को रेगुलेट किया सरकार ने। बाद में आरोप लगा कि उसकी सेल बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया, लेकिन जिस वजह से भी किया गया उसके प्राइस को सरकार ने एक हद में कर दिया कि इससे ज़्यादा महंगा आप स्टंट नहीं डाल सकते। कंपनियां अलग अलग तरह के स्टंट ले आई। इसी तरह से कैंसर की दवाओं में भी जब किसी चीज़ का पेटेंट खत्म हो जाता है उसी दवा में 19-20 बदलाव करके वो नया पेटेंट ले लेते हैं और फिर डॉक्टर को बोलते यही वाली लिखना। और डॉक्टर जो हैं, ज़्यादातर डॉक्टर विदेशी ट्रिप, महंगे महंगे गिफ्ट और दूसरी चीज़ों के चक्कर में आके ये सब काम करते हैं। ज़्यादातर बोल रहा हूँ, सभी नहीं बोल रहा हूँ। आज भी 40% डॉक्टर अच्छे डॉक्टर हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ईमानदारी, दूसरी होती है आपकी सत्यनिष्ठा। ईमानदारी से मैं बहुत सारे जो मेरे पास विज्ञापन आते हैं जिनको मैं लौटाता रहता हूँ, 3 पत्ती का, इसका, उसका, फलां ऐप का, ईमानदारी से मैं उसको दिखाऊंगा तो वो ईमानदारी है। लेकिन सत्यनिष्ठा कहती है कि ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ। इसी तरह से डॉक्टर भी सत्यनिष्ठा, जिसको इंटेग्रिटी कहते हैं, वो वाले डॉक्टर हमारे देश में 40% हैं जो ईमानदारी होते हुए भी उस कदम को करना नहीं चाहते। हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसका विस्तार करने की बात चलती रहती है, ये चलता रहता है और लोग इसको देखते हैं सॉल्यूशन के तौर पे। लेकिन मेरा मानना ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस की रीच में आएगा वो दवाओं के दाम बढ़ा देंगे। आगे क्या होना चाहिए? कुछ लोग सलाह देते हैं कि सरकार टैक्स पे छूट दे दे, उसका फ़ायदा तो वो दवा कंपनी को ही मिलेगा। कुछ लोग सुझाव देते हैं कि सरकार जो है वो सस्ती यूनिट लगाने की, उनको प्रोडक्शन यूनिट लगाने की छूट दे दे, उससे दवा सस्ती बन जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उद्योगपति की जेब में पैसा जाता है। अडानी जी का उदाहरण हमारे पास में है, बहुत सस्ता दिया उनको सरकार ने, टैक्स में भी छूट दी। बदले में उन्होंने देश को क्या दिया ये किसी से छिपा नहीं है। असल चीज़ जो है वो ये है कि गरीब को जो इलाज मिल रहा है वो फ्री कैंसर ट्रीटमेंट सरकार दे सकती है, पहली चीज़। प्राइस कंट्रोल मैंने बताया कर सकती है, दूसरी चीज़ पेटेंट को लेकर सख्ती कर सकती है, तीसरी चीज़, और स्क्रीनिंग बढ़ा सकती है। गांव-गांव में लोगों की जांच कराए समय रहते, ताकि और लोगों को कैंसर ना हो। अब कुछ ऐसे उदाहरणों पे आते हैं, जैसे कि क्यूबा है, छोटा सा एक लैटिन अमेरिकन देश है, समाजवादी वामपंथी विचारधारा पे चलता है और मेडिकल साइंस में इतना एडवांस है कि उसने पूरी दुनिया में कोविड में अपने डॉक्टर भेजे, उस प्रतिबंधित करने वाले अमेरिका को भी भेजे जो उसको जीने नहीं देता है। वहाँ भी उसके डॉक्टरों ने इलाज किया कोविड का।
क्यूबा ने कैंसर का टीका बना लिया है, कैंसर वैक्सीन। आप उसको खरीद नहीं सकते, आप उसको भारत में इंपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि क्यूबा पर प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका ने। उसकी वैक्सीन का नाम है सीमा वैक्स, EGF। भैया स्मगलिंग हो गई, भारत में आ रही होती, वो भी नहीं हो रहा है। ये फेफड़ों का कैंसर आसानी से प्रिवेंट कर सकती है। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली आपको कैंसर नहीं होगा। लेकिन अमेरिका ने एम्बार्गो लगा दिया उसके ऊपर। क्यों लगा दिया? क्योंकि अमेरिका की फार्मा लॉबी बहुत पावरफुल है और वहाँ की सरकार को अपने इशारे पर चलाती है। जो बाइडेन जैसे नेता फार्मा लॉबी के एक एहमार होता है ना, जैसे वैसे एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यूबा ने कैंसर की वैक्सीन का आविष्कार किया, इन्होंने उसको रोक दिया। ब्राजील ने जीका वायरस की वैक्सीन का आविष्कार किया, फार्मा लॉबी ने रोक दिया। भारत की जेनरिक दवाओं के पीछे पड़े रहते हैं लोग, जबकि ये जेनरिक दवाएं गरीब आदमी को राहत देती हैं। बावजूद इसके हम जेनरिक दवाएं बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे अपनी सरकार गुलामी का दस्तावेज, डंकेल प्रस्ताव जिस गेट्स का, जिसके आधार पर WTO बना है, उसको साइन कर चुकी है। तमाम सारे बांग्लादेश में ORS सस्ती तकनीक से बनाया गया, लेकिन वो ORS बनाने का काम को सीमित कर दिया गया, कहीं ना जा पाए। अफ्रीका ने RTS-S मलेरिया की वैक्सीन बनाई, उस वैक्सीन को दुनिया को ना मिल सके इसलिए फार्मा लॉबी ने ब्लॉक कर दिया और उसको ये कहा कि ये किसी को मिल ही नहीं सकती है। सनोफी कंपनी ने डेंगू की वैक्सीन बनाई और उस पर विवाद खड़ा कर दिया, वो नहीं जा पा रही है। सस्ते एंटीबायोटिक भारत के जो हैं डेवलपिंग कंट्रीज में नहीं जाने दे रहे हैं, उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा के रखते हैं। टीबी की दवा आई जो MDR को प्रिवेंट करती थी और बहुत सारी चीज़ों के कारण उसको रोक दिया गया। जो रिसर्च है दुनिया में, ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि ये दवा कैंसर की इसलिए नीचे नहीं आ पाती हैं, सस्ती नहीं हो पाती हैं कि फार्मा कंपनियां पॉलिटिकल पार्टीज़ को बड़े पैमाने पर इलेक्शन फंडिंग करती हैं। यानी तुम जो चुनाव लड़ते हो वो उनके पैसे से लड़ते हो, तो बाद में जो कानून बनाते हो वो उनके लिए बनाते हो। वो खेत मजदूर जो है बेचारा, वो वोट देने के लिए बना हुआ, और अब जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें तो उसका वोट देना नहीं देना भी बराबर है, वो अपने आप ऊपर से जीत ले रहे हैं, चाहे EVM हो नहीं हो मुझे नहीं पता है। और इसके साथ साथ अमेरिका में मेडिकेयर टाइप की बड़ी बड़ी योजनाओं को वो लागू कराती हैं, जैसे स्वस्थ भारत योजना है, और इससे वो अपनी दवाओं को महंगा बना के रखती हैं। क्योंकि मान लीजिए अब आपके पास तो जेब में 20 ही रुपए हैं, आप जाएंगे दवा लेने के लिए तो वो कहेगा भैया 30 वाली है, तो आप वापस लौट आएंगे। लेकिन अगर आपके पास इंश्योरेंस है और आप कार्ड दिखाएंगे और वही दवा 100 में दे देगा आपको 20 वाली, तो आप कहोगे दे दो भैया, मेरे को तो जिंदा रहना है। इस तरह से तमाम तरह की लूट चल रही है। तो कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, जैसे ट्रिप्स है, जिसमें ये तमाम सारी पेटेंट एवरग्रीनिंग जैसे नए कंसेप्ट आए हैं, यानी एक पेटेंट ले लिया उसको बदल बदल के बढ़ाते जा रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। और जो फार्मा कंपनियां जिसको पैसा दे रही हैं उन पैसे को बाकायदा ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। मीडिया के ऊपर भी बड़ी संख्या में फार्मा कंपनियां पैसा खर्च करती हैं, अलग अलग जगहों पे चर्चा कराती हैं। एक सिद्धू ने बयान दे दिया तो आप देखिए जरा चैनलों पे, सिद्धू को ये हो गया, सिद्धू पे इतने का मुकदमा हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। अरे उसको दबा क्यों रहे हो यार, उसने एक बात रखी है। मैं नहीं कह रहा हूं वो इलाज सही बता रहा है, यार जांच लो भैया, हो सकता है कैंसर की दुनिया में क्रांति आ जाए। बकवास कर रहा है कोई बात नहीं, 1000 बकवास करते हैं। आपका एक बाबा जो है वो गधी के दूध जो पीते हुए पकड़ा गया पिछले दिनों, वो बाबा जो है वो हर साल कैंसर का इलाज कर रहा है। अनगिनत लोग जो हैं वो उसकी इलाज से ठीक हो रहे हैं, अनगिनत मारे जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि सारे मारे ही जा रहे हैं, क्योंकि ये कहने पे मैं कंट्रोवर्सी में फंस जाऊंगा। प्राइमरी स्टेज में लोग जाते हैं, सेकेंड स्टेज में, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज होकर लौटते हैं। सबकी अपनी अपनी धारणाएं दुनिया भर की चल रही हैं। एक डॉक्टर है वो होम्योपैथी से कैंसर का इलाज करने का दावा करता है, दिल्ली में 1.5 लाख रुपए होम्योपैथी के इलाज के लूटे जा रहे हैं। तो जब इतनी लूट चल रही है उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हो। एक आदमी ने ये बताया कि मैंने ये किया था, मेरी बीवी का कैंसर जल्दी ठीक हो गया, तो उसके पीछे पड़ गए।
इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जो फार्मा कंपनियां हैं, इसके अलावा वो क्या करती हैं कि जैसे ही आपका अधिकारी रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद वो अधिकारी को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं। अब एक आदमी हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर था या चीफ सेक्रेटरी था हेल्थ, रिटायर होते ही वो वहां नौकर हो गया। जैसे गोगोई साहब बीजेपी के राज्यसभा में चले गए थे, चीफ जस्टिस टाइप के, वो नौकर हो गया। अब वो सारे दांव पेच जानता है डिपार्टमेंट के, और वो फार्मा कंपनी के लिए काम कर रहा है। आप चले जाओ दिल्ली में, हर मंत्रालय में ऐसे घूमते हुए मिलेंगे आपको, और वो जानते हैं किस आदमी को कैसे सेट करना है, किसको कैसे पैसे देना है, वगैरह वगैरह। और इससे वो पूरी चीज़ों पे, इसको कहते हैं रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी सिस्टम पे कंट्रोल करते हैं। अदालतों में जाते हैं, कानूनी कार्रवाई का इस्तेमाल करते हैं, महंगे महंगे वकील लेते हैं। ग्लीबैक नाम की एक दवा भारत में जेनरिक संस्करण उसका आ गया था, क्योंकि उसका पेटेंट 20 साल में खत्म हो गया। नोवाराइटिस ने उसके खिलाफ केस कर दिया। इसी तरह से जो WHO वगैरह हैं, FDA वगैरह हैं, वहां पर भी ये पैसे के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और WHO जो अभी कह रहा है कि एक्सेसिबिलिटी की कमी है, उसी WHO पे ये आरोप भी लगते हैं कि वो महंगी दवाओं को प्रमोट करता है। याद कीजिए, कोविड की वैक्सीन पूरी दुनिया में सीधे WHO ऑर्डर दे सके, इसके लिए कानून बना के सारे देशों से साइन कराया जा रहा है कि जब आपके यहाँ पे कोविड आएगा तो आपसे पूछने की हमको जरूरत नहीं है, हम सीधे कहेंगे हाँ भाई दवा दो। यानी हमारा अधिकार ही खत्म किया जा रहा है महामारी के मामले में। बिल गेट्स, बाकी सब लोग मिलके और WHO से कानून बनवा रहे हैं। ये कानून पे काम शुरू हो चुका है। यानी देशों की जो संप्रभुता है उसी को छीन लिया जाएगा। अब मैं फार्मा कंपनी लूट पे बहुत सारी चीजों पे जाऊंगा, तो संप्रभुता से मुझे याद आ गया कि भारत की संप्रभुता भी गिरवी रखने को बोला था एक कंपनी ने, टीके वाली ने। इसके साथ में बहुत सारी चीजें होती हैं, और जब आप ज्यादा परेशान करते हो तो ये क्राइसिस पैदा कर देते हैं। इंसुलिन की कमी हो जाएगी साहब आपके समाज में, नहीं देंगे दवाएं, आप परेशान हो जाओगे, हाहाकार मचेगा, और हार के फिर आप कहोगे ठीक है भैया जिस रेट में देनी है दो। कुल मिला के ये पूरी की पूरी तस्वीर आपने देखी है। उस तस्वीर के बीच में तोड़ क्या है? वो नहीं है कि हम लोग मिलके पैसे देके इलाज करा दें एक दूसरे का, इसकी भी एक सीमा है। तोड़ ये है कि देश के कोने कोने में हर आदमी को अब डॉक्टर बनाइए। हर आदमी को पता होना चाहिए, इतना बड़ा मीडिया है, मोदी जी का भाषण है, मन की बात है, बोलो इस पे। हर आदमी को यह पता होना चाहिए कि कैंसर की जांच कैसे करें। भाई डॉक्टर के पास जब जाते हो तो वो ऐसा थोड़ी है लेके आपको तुरंत मशीन में डाल देता है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट थे डॉक्टर आर के ग्रोवर, बहुत महान काम किया उन्होंने, दिल्ली में बेहतरीन अस्पताल बनाया। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इतने मुकदमे लाद दिए उनके ऊपर, अब वो फोन भी किसी का नहीं उठाते डिप्रेशन में। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं। वो कहते थे कि 90% कैंसर आप सामान्य मुआयना करके पता लगा सकते हैं, या फिर एक उंगली की दूरी पर वो होते हैं। क्या हम अपने पूरे देश को ये डायग्नोसिस नहीं सिखा सकते? क्या इस देश का हर आदमी ये नहीं जान सकता कि कैंसर जो है वो कैसे ढूंढना है? मुझे कैंसर है या मेरे किसी अपने को कैंसर है, ये पहचानना है। क्या हम रोज 30 सेकंड हर चैनल पे, हर टीवी पे एक विज्ञापन नहीं चला सकते जिससे पूरा देश जान जाए? हर यूट्यूब पे, हर जगह, हर रील के बाद में स्वास्थ्य सेवाओं को हम डिसेंट्रलाइज क्यों नहीं कर सकते? हम एक बड़ा एम्स जैसा इंस्टीट्यूट क्यों रखें? ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में भी हर आदमी को ट्रेंड होना चाहिए। आशा दीदी को भी कैंसर की जांच करना सिखा दोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा। गांव गांव तक अगर लोगों को कैंसर के डायग्नोसिस को ट्रेंड कर दोगे, क्या गांव गांव में हम लोगों को डायग्नोसिस सिखा नहीं सकते हैं? मैं फिजिकल डायग्नोसिस की बात कर रहा हूं। हो सकता है 10% मामलों में वो गलत चूक जाए, लेकिन हम ठीक कर सकते हैं। कैंसर की सुविधाओं का विकेंद्रीकरण आप कर सकते हैं। आप आर्थिक सहायता दे सकते हैं। जो गली गली नीम हकीम बैठा हुआ है, झोला छाप डॉक्टर बैठा हुआ है, जिसको इस पूरी फार्मा लॉबी और मेडिकल लॉबी ने एक तरफ फेंक दिया है, उसको हम ये सिखा सकते हैं कि कम से कम मरीज को वो राय दे दे। वो तो बैठा तो है ही, इलाज वो कर ही रहा है।
आप उसकी मोबाइल हेल्थ यूनिट गांव-गांव जाके कैंसर का ट्रीटमेंट करें, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करें। आप जो आज 40-50% आबादी का ही शहरों में कैंसर पता चल पाता है, इसको 90% तक वैसे ले जाएंगे, समय रहते पता चल जाएगा। ये पेट सिटी, ये वो तमाम जो महंगे डायग्नोस्टिक्स हैं 10-10 हज़ार रुपए के, जिसको ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका भी तो फायदा हो जाएगा भाई। एक तो आदमी की जान बचेगी और तुम्हारा डायग्नोस्टिक सेक्टर का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे लगा कि कोई सिम्टम्स हैं तो मैं उसकी जांच कराऊंगा, और जब ये ज्यादा आएंगे तो सरकार कह सकती है भाई कि अब वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, रेट कम करो। तो कुल मिला के जो निचोड़ है वो ये है कि हम अपनों को अक्सर खो देते हैं। कुछ इस तरह की शोक सभाएं होती हैं, उसमें हम शामिल होते हैं, चंद भावुक शब्दों को साझा करते हैं और ज़िंदगी के कामों में लग जाते हैं। फिर हम ही में से कोई एक आदमी आगे जाकर फिर फंस जाता है, फिर वैसी ही शोक सभाएं होती हैं। लेकिन ये लूट का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है, और ये काम मैं और आप सिर्फ जागरूकता से कर सकते हैं। हो सकता है किसी सरकार की, हो सकता है, अब तो रेयर संभावना लगने लगी है, आंखें खुल जाएं। किसी सरकार को लगे कहीं पे कि अब इसको बदलना चाहिए। क्यूबा की सरकार की वैक्सीन जो है उसको अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है, तो भारत में उसको बांटा जा सकता है। दुनिया भर में ऐसी दवाएं उनको लाया जा सकता है और हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। नए नए रिसर्च हो सकते हैं, नए नए, जैसे एक आदमी का अनुभव ही तो है सिद्धू वाला, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक बेहतर भारत हम बना सकते हैं। किसी का भी जाना बहुत पीड़ादायक होता है। जो बच्ची आज गई है, जिसकी शोक सभा से मैं लौटा हूँ, बहुत सौम्य थी, उसका जाना सबको खराब लगा। नमस्कार, जय हिंद।